दो सेक्रीफाइस करेगी, दो त्याग कर देगी, तो उसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक बचेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक बचेगा, और वो किसके जैसा माना जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या इसकी डेफिनेशन समझ में आई? यहीं पर क्लियर हुआ? तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए भी लगता है और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी लगता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें बहुत सारी 3-4 चीजें पढ़नी है, और हम 3-4 चीजें आज ही रफ्तार के साथ बताता हूं और आज ही खत्म करते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि कहीं कुछ कट रहा है तो वो कटे और कहीं कुछ बच रहा है तो बचे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं इधर बना देता हूं, देखो एक डायग्राम बना देता हूं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? प्लस ई प्लस पी लिखू ना? अच्छा, प्लस पी और चाहे प्लस ई, बात एक ही है ना, चाहे प्लस पी लिखो चाहे प्लस, लेकिन एमई और एमपी एक नहीं होता, ये तो पता होगा आपको। चाहे प्लस पी लिखो चाहे प्लस ई लिखो, बहुत अच्छी बात है। ये बाहर क्या है इसकी? सेल्स, कक्षाएं है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। इसके बाहर भी और भी ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। क्या ये सब वैकेंट है, खाली है? ये सब कैसी है? खाली है। और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। मैं जो टारगेट बता रहा हूं तो वो टारगेट याद करना है, जो भी पढ़ने चल रहे हैं, चाहे मोमेंटम पढ़ो, है ना, चाहे कोणीय संवेग पढ़ो, चाहे रेडियस पढ़ो, चाहे वेलोसिटी पढ़ो, चाहे फ्रीक्वेंसी पढ़ो, चाहे एनर्जी पढ़ो, हमेशा टारगेट क्या याद रखना है? टारगेट याद ये रखना है कि सबको सबको चाहे जो भी बताओगे सबको n के टर्म में लाना है, केवल और केवल किसके पदों में? n के टर्म में ही रखना है। ये आपका लक्ष्य है, लक्ष्य से भटकना मत, यही आपका लक्ष्य है। शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। सबसे पहले हम लोग बताते हैं कोणीय संवेग फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, बात करते हैं कोणीय संवेग क्या होगा। किसी भी ऑर्बिट में बताना हो बेटा, किसी भी ऑर्बिट में, कोई कक्षा पकड़ ले, कोई भी कक्षा, कोई भी क्लास, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम केवल वही होगा जहां उनका इंटीग्रल, जहां उनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम में लिखूंगा एल या जे, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। एल इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे सर? h/2π तो रहेगा। क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। ये किसका मल्टीपल होगा? एक एन का मल्टीपल होगा। तो एल को किसके टर्म में लिखा? कांस्टेंट, और केवल एन के टर्म में। कौन बदलेगा? क्या एन बदलेगा तो एल बदलेगा या वही रहेगा? बदलेगा। तो ये हो गया एल एन या जे एन। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका सबसे आसान, ln = nh/2π, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। लक्ष्य क्या था? सबको किसके टर्म में रखना है? n के टर्म में। बाकी पूरी दुनिया क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है h/2π? हाँ है। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं अगर लिखना चाहूं तो, m भी लिखूं या vn लिखूं? vn, r या rn इक्वल्स टू nh/2π। क्या ये क्या दूसरा अल्टरनेटिंग मेथड हो सकता है लिखने का? अरे L बराबर क्या होता है? mvr। v m तो नहीं बदलेगा इलेक्ट्रॉन का, क्या बदलेगा? v बदलेगा और r बदलेगा। तो किसी भी कक्षा में कोणीय संवेग अगर लिखने की बात आए तो क्या इस फार्मूले से, ये छोड़िए, इस फार्मूले से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए तुम्हें v भी चाहिए और r भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन इसके लिए केवल क्या चाहिए? तुम क्लास बताओ, हम एंगुलर मोमेंटम बता देंगे। क्या ये ज्यादा आसान है? हाँ, लेकिन जरूरत आगे इसकी भी पड़ेगी। अगला चलते हैं हम लोग किसके बताने के? रेडियस। नंबर 2, त्रिज्याएं। त्रिज्या बताते हैं एटॉमिक इसके जो है ना, ये है रेडियस, ये है रेडियस, कोई भी रेडियस बताते हैं तो हम लोग रेडियाई की बात करते हैं, है ना, त्रिज्याएं। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब बात करते हैं त्रिज्याएं के बारे में, है ना, कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या अगर हमें बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे। किसी भी क्लास की त्रिज्या बतानी हो तो Rn बताना है ना। लेकिन अब Rn बताना है तो उसको बताने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो किसी भी जगह है बेटा, कुछ फिक्स नहीं है, पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में, कहीं भी बता सकते हैं ना हम लोग, जिसमें बताना चाहे बता सकते हैं। मान लो इसी में बैठे हो, यहां वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? vn। वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? vn। और इसकी रेडियस क्या मान सकते हैं? पता थोड़ी है, तो रेडियस क्या मान ली गई? Rn। क्या ये बात एकदम क्लियर है सबको? ये कौन सी क्लास में बता रहे हो? nth क्लास में, nवीं कक्षा में। nवीं कक्षा में हम लोग nवीं कक्षा की रेडियस बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने क्या करा, हमने उस क्लास में वेलोसिटी लिख लिया vn और रेडियस रख दिया Rn और बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको बताने के लिए रेडियस बताने का तरीका क्या है? अभी इससे पहले रदरफोर्ड ने सिखाया था और मैंने बताया भी था कि बेटा इस पॉइंट को याद करो, ये काम आएगा।
रदरफोर्ड ने रेडियस बताने का तरीका आप सबको बताया था। वो बताने का तरीका क्या है कि जो ये अंदर की ओर फोर्स इसको लगातार खींचे हुए है इलेक्ट्रॉन को, है ना, स्थिर वैद्युत बल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम का बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो बैलेंस करेगा किसको? अपकेंद्र बल को, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv स्क्वायर अपॉन r को। यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैलेंस हो जाएगा किसके वजह से? F सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इधर लग रहा है जो न्यूक्लियस लगातार अंदर खींच रहा है, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर उसी पाथ में बना के रखने के लिए mv स्क्वायर अपॉन r बराबर इक्वल और ना अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट में बट उल्टी डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ताकि बैलेंस बना रहे और लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहे। है कि नहीं है? ये चीज हो गया। तो इसका मतलब है अगर रेडियाई बतानी है, किसी भी क्लास की त्रिज्याएं बतानी है, तो त्रिज्या बताने के लिए आप क्या लिखोगे? F अभिकेंद्र बल बराबर F अपकेंद्र बल, इसके जहां पर क्या लिखोगे? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F वैद्युत बल बराबर किसको लिखोगे? F अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिखोगे, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिखा जाएगा। अब आपके पास टॉपिक आया कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बोलो, क्या Q1 भी E है और Q2 भी प्लस E ही है, तो Q1 Q2 मतलब E स्क्वायर अपॉन R या RN स्क्वायर? क्या RN का अरे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल M V या VN, M VN MV स्क्वायर अपॉन RN। क्या एक RN और ये स्क्वायर चला जाएगा? क्या बताने आए थे? RN, लेकिन किसके टर्म में रखोगे हमेशा? N के टर्म। यहां तो RN और VN, क्या दो चीजें बदल रही हैं? दो चीजें बदल रही नहीं बदल रही हैं? कहीं भी N है कि नहीं है? और वही चाहते थे कि सर हम सबको केवल एक के टर्म में रखेंगे, N के टर्म में, और यहां कहीं भी N नहीं है। क्या वहां से लाया जा सकता है? देखो किसको हटाना किसको बताना चाहते हो? RN को, तो किसको हटाओगे? VN को। VN बराबर क्या है बेटा? NH अपॉन 2 पाई M RN। क्या एकदम सही लिखा गया है? तो अगर वो VN यहां मैं रखूं तो क्या मामला सॉल्व हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर इक्वल्स टू M, एक सेकेंड यहां एक छूट गया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अपॉन क्या RN बचा है। अब बताओ M VN स्क्वायर, VN की जगह पर क्या लिख सकते हो? N H अपॉन 2 पाई M RN और इसका पूरे का होल स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत? चलो आगे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर अपॉन RN इक्वल्स टू M N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर RN स्क्वायर। सही लिखा जा रहा है? अभी इधर से RN से इधर का स्क्वायर काटा था, अब उल्टा हो रहा है, इधर के RN से इधर का स्क्वायर काटा जा रहा है। और जो कट रहा है काटो, 4 से 4 पाई से स्क्वायर। अच्छा इधर देखो, पहले एक चीज देखो, M से स्क्वायर, बहुत अच्छा, पाई से स्क्वायर और कुछ कंप्लीट। क्या चाहते थे, क्या बताना? तो क्या RN को इधर रखा जाए, बाकी सबको उधर भेजा जाए, तो RN बराबर क्या होगा? इधर देखो, क्या, एक सेकेंड, RN इधर देखो, H स्क्वायर सही है ना, लेकिन एप्सिलॉन नॉट भी तो है। 4 कटा पाई कटा, क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर। सही है? एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन, क्या ये E स्क्वायर नीचे जाएगा? पाई बचा है, M बचा है, और ये क्या जा रहा है? पाई M E स्क्वायर, क्या इंटू N स्क्वायर। मैंने सही लिखा है एकदम, देख लो सब लोग। एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई M स्क्वायर इंटू N स्क्वायर। अगर इसको देखो ध्यान से तो इसमें आप सबको किसके टर्म में? N के पद में, बाकी पूरी दुनिया कांस्टेंट। क्या एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई M स्क्वायर कांस्टेंट है? मतलब जो लक्ष्य लेकर चले थे वो सॉल्व हो चुका है, जैसे ये लिखा था वैसे ये लिख दिया। अब मेरी रेडियाई केवल किस पे डिपेंड कर रही है? इन सब पे। क्या केवल N पे? अब तुम जो भी ऑर्बिट बोलोगे चौथे में बताओ, तो क्या 4 का स्क्वायर?
पांचवें में बताओ तो क्या 5 का स्क्वायर, लेकिन उसके लिए कब बता पाओगे, जब ये कांस्टेंट हमें पता होगा। इन सबकी वैल्यू रखी जाए, अगर इन सबकी वैल्यू अगर रखी जाए तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आती है ना, इसकी वैल्यू वो लिखी जाती है बेटा, आर एन इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू क्या आएगा यार, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर, है ना। ये पूरा कांस्टेंट है नहीं, पहले बता दो, ये पूरा कांस्टेंट है। इससे ये इंप्लाई होता है, ये पता चलता है कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्या ये बात सच है? आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बाकी तो कांस्टेंट है, यानी जैसे जैसे आप एन बदलेंगे वैसे वैसे कौन बदलेगा, आर बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और ये आया आपका मीटर में आता है बेटा, ये आया। लेकिन हम इसको ना याद रख के, अरे सर 10 की घाते -10 मीटर तो हम जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, एंगस्ट्रॉम होता है ना। और एंगस्ट्रॉम होता है तो उसको लिखा गया आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर, ये हो गया। और अब लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ आई ना? मतलब इस इतने की वैल्यू क्या है बेटा, इतने की वैल्यू क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम की पहली रेडियस है, यानी सबसे छोटी रेडियस है, पहली क्लास की रेडियस है। इसे ही कहा जाता है, किसका पर एटॉमिक मॉडल है ये, इसीलिए सबसे पहली रेडियस को कहा जाता है बोहर रेडियस, बोहर की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं, बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर रेडियस के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे n बराबर 1 रख तो क्या मिलेगा, n बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिला, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे ही हम लोग कहते हैं ए नॉट। इसे किस नाम से लिखते हैं, ए नॉट, आर बी, R1, R नॉट, जो बोलो, ए नॉट, जो कि होता है बोहर्स रेडियस, बोहर्स कांस्टेंट हो गया ये आपके लिए। समझ में आया? रेडियस, रेडियस किस पे डिपेंड करती है, एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है। फार्मूला ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि ये वैल्यू क्या होती है, पाई एम स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? ये आसान था ना रेडियस का। रेडियस के लिए क्या याद रखेंगे अब हमेशा के लिए, ये चीज, ये वाला डिब्बा, ये डबल जो मैं लाइन कर दे रहा हूं, केवल ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है आगे पूरे भविष्य के लिए। बाकी ये कांस्टेंट अगर याद रख पाना तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज डिराइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कर ले जाओगे, है ना। घुमा फिरा के काटोगे पिटोगे टाइम लगेगा, बट अगर याद रहता है पाई एम स्क्वायर तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपके लिए। अब यहां पर सर ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपने बात करी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो क्या Q1 Q2 सेम होगा या बदल जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मान लेता हूं ये Q1 है और ये Q2 है, मान लेता हूं, चलो इसको Q1 लिखता हूं, है ना, ये पहला है और ये आपका Q2 है। हाइड्रोजन एटम हो या हाइड्रोजन लाइक एटम हो, किसके लिए वैल्यू कौन से चार्ज की, Q1 Q2 कौन फिक्स रहेगा, Q2। क्या Q2 हमेशा 1 रहेगा? क्या न्यूक्लियस के बाहर हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन रखूंगा मैं, उसके लिए 1, इसके लिए तो 1 ही होता है, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन बाहर रखूंगा, तो क्या Q2 की वैल्यू फिक्स हो गई? क्या बदल सकता है Q1? क्या Q1 धीरे धीरे बदल सकता है, नहीं बदल सकता है? यानी इस फार्मूले में कहीं तो एक जगह पर है, कहीं एक जगह है जहां पर Z का यूज हो सकता है इन सब फार्मूले के लिए, है कि नहीं है? कहीं एक जगह ऐसा है। अच्छा सोचो, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूंगा मैं, तो क्या अंदर पता नहीं कौन सा हो, हीलियम होगा तो +2E, है कि नहीं है? Q1 तो वो E होगा, मतलब Q2 तो वही होगा, बट ये क्या हो जाएगा +2E। लिथियम होगा तो 3E, बदलेगा नहीं बदलेगा? तो अगर इसको ZE मान के चलें +ZE, तो क्या जहां E स्क्वायर है, क्या Q1 Q2 यही तो था? सोचो ध्यान से, Q1 Q2 कहां था, E स्क्वायर, अरे यही तो बनाया बेटा, इधर देख लो, यही है ना Q1 Q2, तो यहां होगा E स्क्वायर। क्या यही आएगा मेरा ZE इंटू E स्क्वायर, E ZE इंटू, अरे Q1 Q2 यही तो है, तो ZE इंटू मतलब ZE स्क्वायर, यानी Rn प्रोपोर्शनल Z या 1/Z। यानी जैसे जैसे अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे, रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों घटेगी भाई? क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो उनको आसानी से खींच सकता है। यानी यहां से मुझे जो याद रखने वाले, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, है ना, क्या Rn प्रोपोर्शनल Z या 1/Z? 1/Z, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी हर हाल में। क्लियर हुआ सबको? अरे समझ में आया क्या?
आया। अब एक चीज, मेरा एक सवाल और है, जैसे जैसे मैं क्लासेस बदलूंगा, एक ही में रख लो, ये हो गया, जैसे जैसे अगर ये देखिए इधर, अगर मान लो सवाल आ गया ना एग्जाम में, कि एग्जाम में सवाल आ गया कि हीलियम की दूसरी क्लास के लिए क्या रेडियस होगी, तो आप फार्मूला ये नहीं लगाओगे, आप फार्मूला ये भी नहीं लगाओगे, आप इस कांस्टेंट को भी किससे डिवाइड करोगे, जो भी आंसर निकालोगे इसको किससे डिवाइड कर दोगे, जेड से, चाहे जिसके लिए पूछ ले जेड से डिवाइड कर देना। कोई भी एटम की रेडियस बतानी हो, कोई भी एटम की रेडियस बतानी हो, सब निकाल देना, ये निकाल देना तुरंत, और फिर पता करना जेड कितना है, फिर जेड से भाग दे देना, सवाल का आंसर आ जाएगा एकदम सटीक। वरना वो भी एमसीक्यू में कहीं ऑप्शन में वो भी नजर आ सकता है, जो आप डायरेक्ट ये वाला सॉल्व करके निकालोगे, है ना, वो भी आता है ऑप्शन में। तो ये हो गया मेरा आर एन प्रोपोर्शनल 1/z। अब मैं रेशियोज की बात करता हूं कि पहली के लिए, दूसरी के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए रेशियो क्या होता है, अलग अलग कक्षाओं के लिए जो रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो आप सबको दिख रहा है कि सर आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर डायरेक्ट है, तो पहले के लिए 1 स्क्वायर, दूसरे के लिए 2 स्क्वायर, तीसरे के लिए 3 स्क्वायर, चौथे के लिए 4 स्क्वायर, यानी रेडियस का जो रेशियो आएगा R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 एंड सो ऑन जो आएगा वो 1 स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो, 3 स्क्वायर रेशियो, 4 स्क्वायर, ऐसे आता जाएगा। ये रेशियो से मुझे कोई झंझट नहीं, मुझे मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल था ये। क्लियर है सबको, एकदम आसान था, बताइए ठीक था। अब एक और सवाल पूछा जाता है एरिया को लेकर के, कि इसका एरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस एन के वर्ग के, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, तो एरिया एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा या एन की पावर 4 पे, सोचे बताओ यार। एरिया बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया यही तो होता है। अब आपके आर में कौन छिपा है, एन स्क्वायर, तो अगर आपके आर एन में एन स्क्वायर ऑलरेडी छिपा है, उसका भी क्या ले लिया आपने, स्क्वायर। तो अगर आप इस कक्षाओं का, है ना, ऑर्बिटल्स के अगर एरिया की बात करेंगे, तो एरिया ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 4। फिलहाल ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा वो ये था, ये था और ये था। चलिए अगला टॉपिक का नाम क्या है, देखो भाई, हमने हमने मोमेंटम बता दिया, हमने रेडियस बता दिया, अब क्या बताते हैं हम लोग, वेलोसिटी बताते हैं, और बात यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की ओर चलते हैं, मिटा दूं बेटा ये, है ना, बाकी नोट्स में आप सबको मिल ही जाएगा। आपको मेन मेन क्या ध्यान देने वाली चीज है, ये इन सब चीजों पे ध्यान देने वाली बात है, बाकी मैं मिटा रहा हूं, है ना, ऊपर ये सब मिटा रहा हूं जो आपके काम के नहीं है। सब 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 नोट डाउन हो गया, चलो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जो आप लोगों ने सीखा वो क्या था, यहाँ पर अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, यानी अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ा रहे होते हैं, तो रेडियस बढ़ेगी या घटेगी या वही रहेगी। अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं, मतलब वो चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, रेडियस घटेगी भाई, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, वो आकर्षण बढ़, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बिखरा बिखरा सा है और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा सा है, तो अच्छे से फोर्स लगाएगा और आसानी से उनको खींच लेगा। ये बात समझ में आई ना, ये हो गया। इसीलिए आपको ये समझना था कि हाँ भाई हमारे लिए रेडियाई कितनी आई भाई, रेडियाई के लिए मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं भाई, आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर मीटर या एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ए नॉट बराबर क्या होता है, ए नॉट बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, नहीं होता है, इसे यही तो है बोहर रेडियस, हाइड्रोजन ऑर्बिटल की, मतलब हाइड्रोजन एटम की सबसे पहले ऑर्बिटल की, सबसे पहली क्लास की, सबसे पहली कक्षा की त्रिज्या ये होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। A1 R1 RB R0 A0 जो बोलो आप, आपके लिए सब सही है, ये हो गया कहीं भी। और बाकी जेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये आप सबको पता है। चलिए तीसरा चलते हैं, तीसरा चलते हैं। तीसरा आपने क्या नाम सर, हमने सब बताया, हमने एंगुलर मोमेंटम बता दिया, ns/2π आया, हमने क्या बता दिया, रेडियस बता दिया, अब क्या बताते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो जिस टाइम पर, याद करो, जिस टाइम पर आप लोगों ने वेलोसिटी को इग्नोर करा था और उसको हटा दिया था, उस टाइम पर हम अब किसको इग्नोर कर सकते हैं, रेडियस को। रेडियस को इग्नोर कर दे तो काम हो जाएगा। तो यानी जहां आर एन है, जहां क्या है आर एन है, वहां किसको, आर एन को हटा करके, आर एन को किसके पद में लिख लें, वी एन के। तो यहां से आर एन बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखो सब लोग, यहां से आर एन बराबर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, आर एन बराबर NH/2π mvn। क्या आर एन बराबर लिखा जा रहा है
है कि नहीं है? यानी इस आर एन की जगह पर, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटा रहा था, इस आर एन की जगह पर मैं क्या ये लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है? तो लिखो, आर एन की जगह पर हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट, वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट। तो आर एन की जगह पर मैं लिखने चल रहा हूं ये वाले इक्वेशन से, ठीक है, एन एच अपान 2 पाई एम वी एन इज इक्वल टू, बोलो, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कहीं और तो नहीं है कुछ? सोचो, एक सेकंड, जो कट रहा है काटो बेटा, बेटा पाई पाई कट रहा है सच में, वेरी गुड। एम से गलती से मेरे एम पे, तुम लोग पहले बोल दिए हम, इसलिए मुझसे पाई काटने जा रहा था, एम पे हाथ पड़ गया पाई से पाई कट गया, एम से, एन से स्क्वायर कट गया, एच से स्क्वायर कट गया। क्या सबको क्लियर हुआ इतना? बोलो वी एन बराबर क्या लिखा आपने? वी एन बराबर, वी एन उधर गया, वी एन उधर गया, बाकी सब क्या इधर आया, ऊपर बच क्या रहा है, ई स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन क्या 2 एप्सिलॉन नॉट एच, देख लो, ई स्क्वायर, वी एन उधर गया, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक एच तो बचा है बेटा, तो ये हो गया। और एन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? वी एन उधर जाएगा तो एन तो नीचे आएगा ना, 1 अपॉन एन। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि कभी आपसे गड़बड़ ना हो। मान लो एच के साथ कौन है, एन, जितनी एच की पावर उतनी एन की पावर, एच के साथ कौन है, एन, जितनी एच की पावर उतनी, एच के साथ कौन है, एन, जितनी एन की पावर उतनी एच की पावर, ये हमेशा बैलेंस बना रहता है। अगर कहीं गलती हो गई, कहीं मान लो एच स्क्वायर आ गया और एन अकेला है, तो आपको ये ध्यान दे देना है कि कहीं ना कहीं हमारा एरर रह गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कितना हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल, क्या लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं, देख लो, सबको एन के टर्म में, क्या सब एन के टर्म में आया? देख लो, सब किसके टर्म में आया, एन के टर्म में। सब किसके टर्म में है, एन के टर्म। जो लक्ष्य लेकर के चले थे, हमारा मंजिल का पूरी हो गई। क्या बाकी पूरी दुनिया कांस्टेंट है? कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू होती होगी, अभी सर जी बता देंगे, मैं बता दूंगा। और ये याद भी रख के जाना है, ये याद भी रखना है बेटा, किसी भी क्लास में वेलोसिटी पूछ ली जाती है तो ये इसकी पूरी, ये जो पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और लिखा जाता है बेटा वी एन बराबर 2.2 सॉल्व करने के बाद इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एन। अब मेरा इस रेडियस से कोई मतलब नहीं है, अब मैं इसको मिटा सकता हूं, है ना। ये हो गया आपका वी एन बराबर क्या है बच्चा, वी एन बराबर 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एन, एन तो बचा रह गया ना, ये हो गया। अब मेरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप जितना पास आएंगे उतना जल्दी वेलोसिटी बढ़ेगी, या जितना दूर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी? पास आने पर वेलोसिटी बढ़ेगी या दूर जाने पर? क्या पास आने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस भी छोटी हो जाएगी, रेडियस कम होगी, कांस्टेंट होना है, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस होना है, तो अपने आप वेलोसिटी बढ़ जाती है। जितना पास रहोगे चक्कर उतनी ही तेजी से लगेगा, और जितना दूर जाओगे चक्कर उतने ही धीरे धीरे लगाएगा। इसीलिए तो पृथ्वी देर में चक्कर लगा रही है, ऐसा है कि नहीं है? और मरकरी जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वो पास में है तो वो बहुत तेज घूम रहा है। बिल्कुल ऐसा ही समझ लो, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो कि सर इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा धीमा चलेगा। उसको अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करा लो, अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करा के, सर एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितना दूर जाएंगे वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, लेकिन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये भी ध्यान देने वाली पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल रह गया सबसे, अगर ये तो हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करूं, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, तो क्या एन, पहली कक्षा के लिए क्या एन बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, क्या ऐसा लगा दिया मैंने? लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सब लोग बताइए, वी एन ऊपर देख लो, बताओ क्या ई स्क्वायर है? क्या है? ई स्क्वायर है, तो जेड आएगा कि जेड स्क्वायर आएगा? कहां आएगा, जेड नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? क्या जहां होगा ई, ई नहीं ई स्क्वायर, क्या वहीं होगा जेड? इसका मतलब है वी एन प्रोपोर्शनल जेड या 1/z। देख लो, वी एन प्रोपोर्शनल जेड या 1/z। क्या वी एन प्रोपोर्शनल, क्या जेड नजर आ रहा है मुझे? और क्या वी एन प्रोपोर्शनल
क्या 1/n भी नजर आ रहा है मुझको? क्या दोनों बातें क्लियर है कि नहीं है? दोनों बातें समझ में आई? जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे क्या उतनी तेज तेज चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि आर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। सोचने वाली बात है, सब एक दूसरे से लिंक है। जितना ज्यादा जेड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो कौन कम होगा? रेडियस खींचेगा सबको अपनी ओर। रेडियस कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? रेडियस कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ये देख लो, पास आ रहा है तो एन घट रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। सब कहीं से भी इधर से तोड़ो मरोड़ो, सब तरफ से सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अब मेरे पास एक सवाल है, क्या आपको नहीं दिख रहा कि ये लगभग लगभग बड़ी तेज दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन अंदर? देखो कितनी तेज दौड़ रहा है। 2.2 इंटू 10⁶ इतने लगभग मीटर, ये मीटर पर सेकंड लिखना भूल गया मैं। पहले ऑर्बिट में अगर मैं स्पीड पूछूंगा आपसे, अगर मैं कहूंगा कि पहले ऑर्बिटल में स्पीड क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे सर v1 बराबर मैं लिखूंगा। v1 क्या लिखोगे आप लोग? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। आपको नहीं लग रहा कि ये लाइट की स्पीड के लगभग ही है? लगभग 100 गुना। कितने का अंतर? 100 गुना। क्या अरे 10⁸ होता है कि नहीं होता उसमें? 10⁸, 3 इंटू 10⁸, और इसमें कितना है 10⁶, मतलब 10⁻² का ही तो डिफरेंस है। तो अगर इसको मैं कंपैरिजन कराऊं विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं कंपैरिजन कराऊं, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डेटा आता है, क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसके लिए डेटा लिखा जाता है C/V1। C/V1 भाई, हम C के कंपैरिजन में देख लेते हैं, है ना। C/V1, C कितना है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई V1 कितना है? 2.2 इंटू 10⁶ है कि नहीं है? अब कौन ज्यादा है ऊपर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? अंश हर कौन ज्यादा है? अंश ज्यादा है। क्या ऊपर की वैल्यू ज्यादा आएगी? ऊपर की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा आता है लगभग 137। कितना? आप लोगों ने पहले ही बताया था कि सर 100 गुना तो आएगा ही आएगा, तो 100 तो आया, 100, और उसमें भी 37 जोड़ा है, क्योंकि 3 नहीं है, ये कितना है? 2.2 है। तो C बराबर, सॉरी, C/V1 बराबर कितना आया? 137। एकदम क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां पर समझ आया कि कैसे आया ये? तो C/V1 बराबर हो गया 137। अगर मैं V1 बराबर पूछूं तो आप लोग कहोगे C/ क्या 137 फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर कौन से एटम के लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बढ़िया हो गया। यहां से हमको समझ में आ गया कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए पहली क्लास में इस तरीके से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और इसमें पूछ लेते हैं, एक चीज इसमें लिखी जाती है अल्फा, जिसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सूक्ष्म संरचना नियतांक। अगर मैं V1/C करूं, है ना, V1/C करूं, तो वो लिखा जाता है अल्फा। ये 1/37 जो 137 लिखा है ना, इसको अल्फा वगैरह से लिखते हैं। फिलहाल आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों पर, मेरे ख्याल से, है ना, लिखा भी नहीं होगा कहीं। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट लिखा दे क्या? छोड़ो, ठीक है। ये V1 बराबर C/137 आया। अब मुझे किसी भी क्लास में अगर बतानी हो चाल, तो किसी भी क्लास में अगर चाल बतानी हो, किसी भी क्लास में, क्या C/137 की वैल्यू है इतनी? है कि नहीं है बताओ? ये हो गया C, 137 नीचे आएगा तो ये तो उधर जाएगा ना, यानी C/137 की वैल्यू कितनी है? 2.2 इंटू 10⁶। अगर मुझे V1 लिखना है, Vn, तो मैं उसको लिखूंगा सर C/137। ये तो हो गया क्या चीज? 2.2 इंटू 10⁶। कौन बचा रह गया? n। तो मैं लिखूंगा 1/n। ये वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया कि कैसे हम ये लिख सकते हैं, C/137। नोट कर लीजिए इसको, ये वाले थोड़े फार्मूले। वेलोसिटी में आपने क्या लिखा बेटा? अरे वेलोसिटी फार्मूला क्या है सबको? सबने पढ़ा सर, Vn बराबर 2.2 इंटू 10⁶/n। और क्या जेड पर डिपेंड करने वाला लिखा आप लोगों ने कि नहीं लिखा? अब Vn प्रोपोर्शनल जेड या 1/z? जेड। क्या Vn प्रोपोर्शनल जेड? जितना ज्यादा जेड क्या उतना ही V, है ना, मीटर पर सेकंड। एक और फार्मूला जो आप लोगों ने सीखा सर, Vn बराबर हम लोग लिख सकते हैं C/137 गुणे n, इनवर्स। हाँ तो गलत लिखा हो बेटा, मेरे से ना पलटना, तुम लोग सर 1 गलत कर दिया सर। चौथा क्या चीज बताया आप लोगों ने? फ्रीक्वेंसी।
तुम लोगों को परेशान करने का जरिया ढूंढ के रखता हूं मैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, कैसे बताएंगे आवृत्ति? आवृत्ति बताने का तरीका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताने का तरीका क्या है? अरे 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। क्या आवर्तकाल का उल्टा? मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा Fn, तो आप लोग लिखेंगे सर 1/Tn। समय बराबर क्या दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी? क्या एक चक्कर यानी 2πRn, क्या अपॉन Vn ऊपर जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? अगर ये समझ में आया तो तुम फार्मूला भी लिख सकते हो, बना भी सकते हो। अब बना भी सकते हैं आप लोग, उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। Vn/2πRn। अब लेकिन लक्ष्य से भटक गए हम लोग। हमें केवल चाहिए किसके टर्म में? एन के टर्म में। यानी Vn भी तोड़ो और Rn भी तोड़ो और सबको n के टर्म में लिखो। अब बताओ Fn बराबर 1/2π रखे रहो इंटू Vn बराबर क्या होता है बेटा? E²/2ε0h इंटू 1/n। क्लियर हुआ सबको? Rn 1/2π मैंने सही कर दिया है, ठीक है। Rn बराबर क्या होता है? तो Rn बराबर होता है Rn बराबर ε0h² इंटू n²। क्या दोनों बातें लिख दी गई है कि नहीं है? अब अगर ध्यान से देखो तो कट ही नहीं रहा, कुछ कट रहा, कट रहा। रुको तो, धैर्य तो रखो। नहीं, ε0h से कटेगा, ये पागल कह रहे हैं। ε0h से ε0h काटने चले। एक काम करो, जिनको दिक्कत है ना उनके लिए तरीका क्या है? बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करा लो, सब अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करा लो। सब लोग बताओ। अरे मतलब, अरे यार E² इंटू 1 उसका मल्टीप्लाई किससे होगा? πme² से। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, πm e⁻, क्लियर, वेरी गुड, πm e⁴ अपॉन 2π इंटू 2, क्या 4π है ना, ε0² h³ और n इंटू n², क्या 1/n³। देख लो कुछ छूटा तो नहीं? देख लो कुछ छूटा कि नहीं छूटा? सब हमने सब समेट लिया। πme² का e² से मल्टीप्लाई πme⁴ अपॉन, देखो ध्यान से, 2π तो नीचे ही रहेगा, ये तो मुझे पहले से पता था, तो मैंने 2π का इस अंदर वाले के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लिया उसी टाइम पर। 2 2 4π ε0²। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो सर, पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई से पाई काट तो दिया बेटा, यही काट देता हूं, ये कट गया। मैं तुम लोगों को लगता है कि मैं बार बार उतारूंगा क्या? जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। उधर देखो, सबको किसके टर्म, इसीलिए मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट पहले ही लिख दिया था कि देखो हम कभी भटक नहीं सकते, हमें वही केवल चाहिए। अब आप देखो, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 4ε0² h³ सब कांस्टेंट। अच्छा तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था? जो h की पावर वही n की पावर, और जहां h वहां n। क्या ये भी प्रूफ हुआ था? हो रहा है। इसका मतलब यहां से समझ में आया फ्रीक्वेंसी। अब सर इस कांस्टेंट की जल्दी जल्दी फटाफट वैल्यू बता दीजिए, हम लोगों को ये कांस्टेंट देखने में डर लग रहा है और गुस्सा आ रही है, तो इसको दूर करा जाए। और दूर करने के बाद लिखा गया Fn इक्वल टू, एक सेकंड, यहां से आपको क्या पता चला? क्या Fn प्रोपोर्शनल n³ या 1/n³? Fn प्रोपोर्शनल 1/n³। इसका मतलब, अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्लास की संख्या बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? अगर ये n बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तभी तो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, और तब आपका चक्कर धीरे धीरे लगेगा तो फ्रीक्वेंसी कम कही जाएगी। ये चीज हो गया। अच्छा और कुछ? हाँ, क्या लिखा जाएगा? 6.62 इंटू 10⁻26। अरे गलत हो जाएगा, 15। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां से हो जाएगी? 10⁻15 अपॉन n³, ये हो जाएगा पर सेकंड, यानी हर्ट्ज में लिख दिया जाएगा। अब सोचो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है? n³ के नहीं, 1/n³। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा? n³ के। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। टाइम पीरियड हो जाएगा प्रोपोर्शनल n³ के हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल, जेड का क्या इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? सवाल है जेड का, जितना मैं बार बार बता रहा हूं उसका, अगर हाइड्रोजन लाइगेंड होंगे, जेड का क्या इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? जेड इसका क्या E⁴ नजर आ रहा है सबको?
तो यहाँ अब z एक बार थोड़ी है, अरे e की पावर 4 है, e की पावर 4 को आप लिखेंगे सर e स्क्वायर इंटू स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये वाला चार्ज 2 बार रिपीट हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि सर Vn Rn इकट्ठा आपने रखा है एक बार, इस बार दोनों को इकट्ठा उठा के रखा है, इसलिए अब ये जो टाइम पीरियड होगा, है ना, एक सेकेंड, कहाँ है फ्रीक्वेंसी के सामने z स्क्वायर आएगा, लेकिन टाइम पीरियड के सामने z स्क्वायर नहीं आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, मैं लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल z स्क्वायर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के सामने e की पावर 4 है ये चीज, लेकिन टाइम पीरियड के सामने z स्क्वायर नहीं होगा। ये बातें क्लियर हो गया सबको? अब आपका टॉपिक बच रहा है एनर्जी का, जो कि हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, है ना, आज के लिए इतना ही।